हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इसके पहले की क्लास में यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कार्बन और उसके यौगिक में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। जैसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर आपने कार्बन की अपरूपता तक देख लिया था, कार्बन की संयोजकता और कार्बन की अपरूपता तक आपने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ आगे पढ़ें। इससे पहले अगर आपने वो दोनों क्लास अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो को यहीं रोकिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आप देखिएगा कक्षा 10 कार्बन और उसके यौगिक लिखा होगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 जितने भी पार्ट हैं वो सारे पार्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। करेक्ट। अब देखिए, हम लोग अपने कार्बन और उसके यौगिक में जो पढ़ चुके थे उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि कार्बन के सर 3 मिलियन यौगिक होते हैं लगभग। कार्बन के कितने यौगिक होते हैं, थोड़ा और इसको आसान कर दें तो 30 लाख, लगभग कितने यौगिक होते हैं, 30 लाख यौगिक होते हैं। तो कार्बन के अगर 30 लाख यौगिक होते हैं, कार्बन के अगर लगभग 30 लाख यौगिक होते हैं तो एक सवाल ये आता है कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर खासियत होगी कार्बन के अंदर, जिसके वजह से ये 30 लाख यौगिक बन रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इन्हीं खासियत के बारे में, यानी कार्बन की प्रकृति, जिसको आप सर्वतोमुखी, है ना, सर्वतोमुखी प्रकृति भी कहते हो, वर्सेटाइल नेचर कहोगे प्रकृति। तो आप क्या कहोगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, आखिर क्या रीजन है जो 30 लाख, लगभग 30 लाख यौगिक बनते हैं। भाई कैसे ये संभव है, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी इसकी। अगर आप उस वजह पर आइए तो इसकी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी वजह यह है इसकी श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन, जिसको आप कैटेनेशन पावर कहते हो, है ना, श्रृंखलन क्षमता, तो कैटेनेशन उसको बोलते हैं, कैटेनेशन। ठीक है, तो कैटेनेशन एक ऐसा गुण होता है, कार्बन एकमात्र एक ऐसा तत्व है, यानी इकलौता ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ इसमें जो आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है कार्बन कार्बन के बीच में वो सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि सल्फर में भी होती है, अदर में भी होती है, लेकिन कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है ये। तो कार्बन का कार्बन के साथ जुड़कर, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन क्या है, एक लाइन में अगर समझें तो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, श्रृंखला बनाने की क्वालिटी जो अगर किसी के अंदर है तो उसी को हम लोग श्रृंखलन कहेंगे। अगर ऐसा करता है तो वो श्रृंखलन बना रहा है। अच्छा, कैटेनेशन पावर होगी। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का मतलब आबंध ऊर्जा, वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये बॉन्ड अब बहुत मजबूती के साथ होता है, इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने का वजह क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से होल्ड होते हैं, टाइटली होल्ड होते हैं, अच्छे से पकड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको तोड़ने में आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीधा सीधा कहते हैं बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसके वजह से इसका श्रृंखलन हो पाता है लंबी लंबी चेन के रूप में। अब श्रृंखलन दो तरीके से हो सकता है, या तो खुली श्रृंखला हो या तो बंद श्रृंखला हो, तो अभी हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो श्रृंखलन के कारण लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है। दूसरा नेचर अगर हम कहें तो कार्बन की चतुः संयोजकता है। क्या है, कार्बन की जो दूसरी क्वालिटी है लगभग 30 लाख यौगिक बनाने की, वो है कार्बन की चतुः संयोजकता। अब आप जानते ही हो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने आपको इसके पहले बताया था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर बनाना चाहें आप तो आप इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए चूंकि कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, इसीलिए इसको चतुः सहसंयोजकता भी कहते हैं, कार्बन के इसी गुण को, है ना। अब ये कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है या फिर कोई हैलोजन हो, हाइड्रोजन या हैलोजन। हैलोजन किसको कहते हैं आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
और एस्टाटीन। तो हैलोजन इन सबको कहेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनसे भी जुड़कर अपनी संयोजकता के साथ सह संयोजी आबंध बनाता है। तो इसी वजह से यहाँ देखिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इस तरफ से, चार तरफ से बना सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता। अच्छा, इसके कारण भी ये लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है। अगर हम तीसरी बात करें, यानी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है, व्हाट इज द थर्ड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो तीसरा वर्सेटाइल नेचर इसका क्या होगा, बहुल यानी बहुत से, आबंध यानी कि बॉन्ड बनाने की क्षमता। बहुल आबंध बनाने की क्षमता, बहुल आबंध का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा था, तो ऐसा नहीं कि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ज़रूरत के हिसाब से। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने ही दो कार्बन से वो डबल बॉन्ड बना सकता है या अदर से भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है कुछ इस तरीके से, 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से डबल बॉन्ड भी बन सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के ही बीच बने, हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बन जाए, सल्फर भी आ जाए, नाइट्रोजन भी आ जाए, इस तरीके से वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुल आबंध बनाने की क्षमता, जो कि कार्बन के अंदर बहुत अच्छी होती है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो इन्हीं तीनों क्वालिटीज़ के कारण, इन्हीं तीनों वजह के कारण, इन्हीं तीनों रीज़न के कारण इसके लगभग 30 लाख यौगिक बन पाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कार्बन की प्रकृति। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि क्या इसके आगे किसी ने कुछ बात कही, अगर ये सब चीज़ आई थी तो क्या कोई थ्योरी या कोई सिद्धांत आया। तो बिल्कुल एक सिद्धांत है जिसको हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं और वहीं से कार्बनिक यौगिकों की शुरुआत होगी, क्योंकि हम कार्बनिक यौगिक 30 लाख पढ़ रहे हैं ना। तो एक साइंटिस्ट थे, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे, है ना। बस आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए बस सिर्फ पन्ने पलटने रहें और पन्ने पलट के आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। चलिए साहब, अब एक थ्योरी आई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में एक थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं बर्जीलियस का सिद्धांत, या बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, या जिसको आप जैव शक्ति सिद्धांत को इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ बर्जीलियस कह सकते हो। तो जो बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा था ये इन्होंने, तो इन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, लगभग 30 लाख तो हमको अब पता चले, इसके पहले कम ही थे उस टाइम पे। तो दुनिया में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल हमको जीव जंतुओं से ही मिलेंगे, जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। इन्होंने क्या कहा, दुनिया में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल किससे मिलेंगे, जीव जंतुओं से ही मिलेंगे, इन्होंने कहा। और इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि जीव जंतुओं के जीवाश्म से मिले या उनकी बॉडी से मिले, वो हमको कार्बनिक यौगिक केवल वहीं से मिल सकते हैं। तो केवल यहीं से मिल सकते हैं, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी, ये बात बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि केवल मतलब जीव जंतुओं से ही ले सकते हैं, क्या हम अदर जगह से नहीं बना सकते हैं। तो सीन ये हुआ कि इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, इन्हीं के एक क्या थे, स्टूडेंट थे, जिनका नाम क्या था आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक वोहलर नाम था। अब फ्रेडरिक वोहलर जो इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने क्या किया कि यूरिया का निर्माण कर दिया।
अब यूरिया का निर्माण कैसे कर दिया इन्होंने? इन्होंने कुछ अकार्बनिक पदार्थ लिए, इन्होंने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थ से यूरिया बना दिया साहब। यूरिया है ना, अकार्बनिक पदार्थ को इन्होंने गर्म किया और गर्म करने के बाद ये यूरिया मिल गई। तो यूरिया जब इनको मिली, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ था, यूरिया कैसा था, कार्बनिक पदार्थ है, और इसको कहीं और नहीं बनाया बल्कि इसको कहाँ बनाया, लैब में, यानी लेबोरेटरी, यानी आपकी प्रयोगशाला में बनाया। उसका अकार्बनिक पदार्थ से लैब में इन्होंने क्या बनाया, कार्बनिक पदार्थ। किन्होंने, फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले क्या किया, कुछ अकार्बनिक पदार्थ लिए, उस अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना दिया जिसका नाम यूरिया था। ठीक है। अच्छा, ये घटना होती है 1828 में। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया का निर्माण कर दिया लैब में, और तभी से ये बात आ गई कि जो बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतुओं से प्राप्त होगा। उन्होंने क्या कहा था, कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतुओं से ही मिल सकता है, अदर कहीं से नहीं मिल सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक बना लिया। ठीक है। हुआ क्या था, अच्छा 1828 में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किसने किया, फ्रेडरिक वोलर ने किया लैब में। ये क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में भी पूछ सकता है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, या आपके नीट में इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं आएगा फिलहाल। ये रेलवे है, यूपी पुलिस है, या आपका क्या कहते हैं लेखपाल वगैरह है, या जो भी जीएस के क्वेश्चन में एक जनरल नॉलेज के तौर पे पूछ सकता है। फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया का निर्माण किया लैब में। अच्छा, तो हुआ क्या था, तो फ्रेडरिक वोलर ने किया क्या था एक्चुअल में, तो उन्होंने लिया था अमोनियम सल्फेट। क्या लिया था, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट आप कैसे लिखोगे, तो पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लास 9th में सीखे थे अमोनियम आयन, जो कि NH4 पॉजिटिव था, और सल्फेट आयन जो कि SO4-2 था। तो अमोनियम में एक संयोजकता होगी जब एक चार्ज उस पर, इसकी संयोजकता 2 होगी जब इस पर 2 चार्ज है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर आप 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, यहाँ पर 1 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ। तो जैसे आप इसका 2 से कराएंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को NH4 का होल ट्वाइस हम लोग बोलते हैं, और ये SO4-, चूँकि यहाँ पर आप इसका 1 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल ये क्या हो जाता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है। तो ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट। क्या लिया उन्होंने, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट लिया, जो कि एक अकार्बनिक पदार्थ था, और उन्होंने लिया KCNO पोटेशियम साइनेट। इसका नाम क्या है, आपका नाम लिखते चल रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, अमोनियम सल्फेट, और ये क्या है आपके पास, पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट। तो जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इन दोनों को गर्म किया, आपके फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट को गर्म किया, तो होगा क्या, अब ये अमोनियम और ये साइनेट, आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया सुनी थी कि 2 आयन टूटते हैं, उसके बाद ये आपस में इंटरचेंज होकर आपस में अदला बदली करके कुछ यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से पोटेशियम और ये साइनेट ये टूटेगा, तो साइनेट और अमोनियम, तो अमोनियम साइनेट बनाएगा। तो अगर अमोनियम साइनेट लिखना है, या फिर आप इसको जान लीजिए पोटेशियम और CNO-, आसान रूप में देख लीजिए, आपका अमोनियम NH4+ था, तो आप अमोनियम में 1 आएगा, साइनेट में 1, तो एक दूसरे से अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर NH4CNO बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका NH4CNO, जिसको आप अमोनियम साइनेट कहते हो। बदले में क्या बनेगा, यहाँ पर सल्फेट आयन बचेगा, क्योंकि अमोनियम का तो आपने साइनेट बना दिया है, यहाँ पर सल्फेट आयन बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, पोटेशियम। तो यहाँ पोटेशियम आयन बचा हुआ है, और यहाँ पर सल्फेट आयन आपके पास रहेगा, जिसके पास -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1, ये 2 इसके पास जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा। ध्यान से इसलिए समझिए क्योंकि 9th में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, आप लोग कर नहीं पाते हो। तो यहाँ पर हम लोग उसको अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं। तो K2 क्या मिलने वाला आपको, K2SO4। अब देखिए कक्षा 10 में ही आपको बैलेंसिंग सिखाई जाती है, यानी तत्वों को, सॉरी आपके यौगिकों को बैलेंस करना। इसको आप पहले भी रुक के देख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे चूँकि और आगे हम लोग को देखना है।
तो K2SO4 बनेगा। अब साहब अगर K2 निकल रहा है, यानी यहाँ पर पोटेशियम 2 बार है, तो आपको यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तो आपने 2 कर दिया। और यहाँ पर देखिए NH4 का होल ट्वाइस है, यानी अमोनियम पूरी 2 बार है, अमोनियम पूरा NH4 2 बार है, तो आप 2 बार है तो आप यहाँ पर 2 बार कर दो, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। अच्छा साहब, फ्रेडरिक पोलर ने तो इतना कर लिया कि अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट लेकर अमोनियम साइनेट बना लिया। क्या बना लिया? अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट बना लिया। अब उन्होंने फिर क्या किया, इसी अमोनियम साइनेट को यानी NH4CNO को गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। तो डेल्टा का निशान हम लोग लगा देते हैं गर्म के तौर पे, इस तरह से। जैसे ही NH4CNO को गर्म किया तो ये आपस में रीअरेंज्ड होकर, क्योंकि आपने क्लास 10th के पहले चैप्टर में पुनर्विन्यासित अभिक्रिया भी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ा है आपको तो आप उसके भी प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी रासायनिक, क्या रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहले चैप्टर का जो नाम है, तो वहाँ जाके आप पुनर्विन्यासित अभिक्रिया देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा और पुनर्विन्यासित होकर ये क्या बनाएगी, NH2CONH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। यूरिया के अलावा अगर इसका अदर नेम कहें या IUPAC नेम कहें तो कार्बोनिल डाईएमीन, जिसको आप क्या कह सकते हो, कार्बोनिल डाईएमीन या कार्बोनिल डाईएमाइड, IUPAC नेम है, इसलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। हालांकि IUPAC पर हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन कुछ नहीं लेना आपको। IUPAC तो बहुत आसान लगेगी, एकदम पक्का बता रहे कि आपको कहीं से भी कुछ भी अगर दे देता है आपको हाई स्कूल में, तो आप उसको तुरंत देखकर नाम बता सकते हो उसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, बस इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए। अब यूरिया क्या होती है? यूरिया एक सफ़ेद कलर की क्या होती है, रवेदार ठोस है, जो आपके खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए यूज़ करते हो आप। खेतों में पड़ती है ना यूरिया, है ना, यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है और यूरिया डालने से आपके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ ही साथ यूरिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दें कि हमारे बॉडी में भी यूरिया होती है। हम जो खाना खाते हैं, भाई खेत में पड़ी तो फसल में उसका असर आएगा, उसके बाद हमारे बॉडी में भी उसका असर दिखेगा। तो हमारे बॉडी में जो यूरिया बनती है ब्लड में, उसको अलग करने के लिए हमारे पास 2 किडनी होती है ना, किडनी होती है, किडनी से यूरिया अलग होती है। और यूरिया चूंकि यूरिन के माध्यम से अलग हो जाती है, किडनी फिल्टर करके यूरिन को दे देती है और यूरिन से वो बाहर चली जाती है। तो एक बात यहाँ से और भी सीखने को मिल रही है, वो क्या है कि यूरिया जल में विलेय है, तभी तो वो यूरिन में घुल के बाहर निकल जा रही है। तो यूरिया जल में अत्यंत विलेय होती है और ये ठोस रवेदार सफ़ेद कलर का ठोस होता है, गंधहीन रंगहीन, कलर मतलब वही कलरलेस होता है। तो इस तरीके से इन्होंने यूरिया बनाया फ्रेडरिक होलर ने। और यूरिया बनाने के बाद इनकी जो जैव शक्ति सिद्धांत था, यानी जीव जंतुओं द्वारा ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है केवल, ये पूरी तरीके से इसका अंत हो गया। अंत अभी नहीं हुआ था, बल्कि अंत हुआ 1845 के बाद, 1856 के बाद। क्यों, इसको मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, वेरी गुड। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है, सिर्फ ऐसा इन्होंने ही नहीं प्रूव किया, है ना, यानी फ्रेडरिक वोहलर ने नहीं प्रूव किया कि कार्बनिक पदार्थों को आप अकार्बनिक पदार्थों से बना सकते हो, बल्कि इनके साथ में 1845 की बात है कि 1845 में कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट थे। कोल्बे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, लैब में यानी प्रयोगशाला में CH3COOH, जिसको आप एसिटिक एसिड या खाने का सिरका कहते हो, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है तो खाने का सिरका होता है, तो एसिटिक एसिड का निर्माण कराया। और निर्माण कराने के बाद ये देखा कि ये भी एक कैसा यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है जो कि अकार्बनिक पदार्थों से मिल रहा है। इसके अलावा 1856 में एक बर्थोले नाम के साइंटिस्ट थे, तो बर्थोले साहब ने क्या किया, CH4 यानी मीथेन का निर्माण कराया, जो कि भी एक कार्बनिक यौगिक है। और इस तरह से बर्थोले और कोल्बे, इन दोनों ने सपोर्ट किया, किनको, इन दोनों ने सपोर्ट किया फ्रेडरिक वोहलर को, और इस तरह से अंत हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी का
जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। ठीक है, एक तो चीज़ खत्म हो गई। अब दूसरी चीज़ जो आएगी वो ये आएगी कि अब कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा बर्जीलियस ने दिया था कि कार्बनिक यौगिक वो होगा जो जैव शक्ति से हमको प्राप्त होगा या जीव जंतुओं से प्राप्त होगा। तो कार्बनिक यौगिक अब किसे कहेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा क्या होगी कि अब हम लोग कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से मिटा दे रहे हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी है कि अगर आपने पहला चैप्टर या प्रकाश, जो कि आपके कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए आवश्यक है, तो आपने प्रकाश ना पढ़ा हो तो आप जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में उसको भी देख सकते हैं और उसको भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद क्या आया, कार्बनिक आधुनिक परिभाषा कार्बनिक यौगिकों की। तो अब हम लोग देख लेते हैं कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। तो आधुनिक तौर पे कार्बनिक यौगिक किसे कहा गया, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड्स किसको कहा गया, तो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिकों को कहा गया जिसमें बेसिकली आधारभूत मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उनको आप लोग कार्बनिक यौगिक कहते हो। हालांकि इसके अलावा कार्बन आपका कार्बोनेट्स है ना, या कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड हो गया सर, कार्बोनेट लवण, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट लवण या साइनेट। इस तरह से कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवण, साइनेट, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। लेकिन इन सब की जो क्वालिटी होती है वो कार्बनिक यौगिकों से कम मिलती है, बल्कि अकार्बनिक यौगिकों से अधिक मिलती है। तो इसलिए इन सबको हम लोग कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं पढ़ते, बल्कि अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो कार्बनिक यौगिक में बेसिकली कौन आएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन आएंगे। तो ऐसे यौगिक आप क्या कहेंगे कि ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आती है, हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें होगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझ में आती है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर सर कोई और आ जाए तो हम कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, अगर हाइड्रोजन के अलावा, जैसे कार्बन को अपनी सहसंयोजकता पूरी करनी है, 4 होती है, उसको अपना बॉन्ड तो कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई हैलोजन आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, या फ्लोरीन आ जाता है, या आयोडीन आ जाता है, तो हाइड्रोजन के अलावा अगर ये सब आ जाते हैं कार्बन के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, है ना, डेरिवेटिव्स बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर ये सब आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब भी आ जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली कितने टाइप के होंगे, तो आप कहोगे सर हाइड्रोकार्बन 2 तरीके से आप लिख सकते हो, एक तो एरोमेटिक, एक एलिफेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर उससे भी हम आपको आसान तरीके से बताएं कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होगा, तो आप कहें सर 2 टाइप का, एक संतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो आप आसान लैंग्वेज में कहते हुए चलो कि सर जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जिसमें कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड
या कार्बन से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, द्विबंध या त्रिआबंध होगा, उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझ में आती है? सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, डबल या ट्रिपल है तो असंतृप्त होगा। अब कुछ फार्मूला भी होता है कि कैसे पता कर पाएंगे किसमें सिंगल बॉन्ड है या किसमें डबल या किसमें ट्रिपल। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2, बस 2H CnH2n+2। अब यही दो कम करते जाइए। अगर डबल बॉन्ड होगा जिसमें तो उसका फार्मूला होगा CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड है तो CnH2n-2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका फार्मूला जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग उसके आगे देखते हैं। तब तक चेक कर लेते हैं कि हमारी वीडियो चल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ लेक्चर शूट किया करते हैं और मोबाइल में रिकॉर्ड ही नहीं होती यार, तो बड़ा टेंशन हो जाता है ऐसी कंडीशन में, है ना। दोबारा से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो CnH2n+2 अगर हम कहें n बराबर आप 1 रखो, तब देखिए आपको क्या मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं CnH2n+2 है, n = 1 रखिए। n क्या है? नंबर है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? C1H2 × 1 + 2, तो CH 2 1 कम 2 2 4 CH4, जो कि क्या हो जाएगा? एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो क्या होगा? ज़रा ध्यान दीजिएगा कि C कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए ना। तो कार्बन 2 के लिए आप n बराबर क्या रखेंगे? CnH2n में आप n बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आप किसके किसके बीच बनाएंगे? कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो 2 कार्बन के लिए आप क्या करेंगे? C2 और H2 × 2, तो क्या हो जाएगा? C2H4। तो C2H4 क्या होगा? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n, जिसको आप क्या बोलते हो? अच्छा साहब, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन ग्रुप है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे? एल्काइन ग्रुप बोलेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा ग्रुप होगा? एल्केन, जिसका फार्मूला ये है। डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन ग्रुप बोलेंगे, जिसका फार्मूला ये है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन, जिसका फार्मूला ये है। और अब आप हम लोग देख लेते हैं एल्काइन को। एल्काइन का फार्मूला क्या है? CnH2n-2। n बराबर आपको क्या रखना है? कम से कम 2, क्योंकि सिंगल में तो एक ही कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? C2H2 × 2 - 2, तो ये क्या हो जाएगा? C2H, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 जो है वो आपका क्या है? एक एल्काइन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिएगा, बाद में पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एक तो डिक्लेयर रहे कि आपका ये स्क्रीनशॉट रेडी रहेगा, आप बाद में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब एक बात ये भी है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हम लोग का आगे का टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में फ़र्क क्या होता है सर? अगर इसका यौगिक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो वैसे यौगिकों की क्या खासियत होगी? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वैसे यौगिकों के बीच में क्या खासियत होगी? तो आइए फटाफट से हम लोग जान लेते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर। क्या अंतर होगा? बाकी सारी चीज़ें हम लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो इसको हम मिटाने के बाद, अच्छा, जो चीज़ नहीं आती है भाई तो आप लोग कमेंट तो करना जानते ही हो, नहीं करना जानते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप नंबर देखकर ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए साहब, अरे यार ये तो गिर गया। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर देख रहे हैं। H से लिख दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती है। अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि संतृप्त असंतृप्त में डिफरेंस नहीं मालूम होता। रटे रहते हैं लोग कि हाँ सिंगल बॉन्ड है संतृप्त, डबल या ट्रिपल है तो असंतृप्त, लेकिन डिफरेंस अगर पूछा जाए उनसे तब उनको लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया सर ने, है ना। तो डिफरेंस इसका याद रखिएगा ताकि दोनों की क्वालिटी आपको पता रहे। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो अधिक स्थायी होंगे, अधिक स्थायी होंगे। अधिक स्थायी होने का मतलब क्या है, इनके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे अभी किसी के साथ आप सिंगल बॉन्ड से एकमात्र रास्ते से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर मजबूती रहेगी, लेकिन अगर आप 2-3 तरफ से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा, है ना, मजबूती कम रहेगी। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये कि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके बीच में, चूंकि इसके पास भी उतनी पावर है इसके पास भी उतनी पावर है, तो दोनों इस इलेक्ट्रॉन को जो कि साझा हुआ है बराबर ताकत से खींचते हैं। तो बराबर ताकत से खींचने की वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो स्टेबल बने रहते हैं, यानी स्थायी बने रहते हैं। वहीं अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करो तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये सब कम स्थायी होंगे, यानी ऐसे यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कम स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब इनके बॉन्ड टूट जाएंगे, और इनके बॉन्ड टूट सकते हैं तो टूटने के बाद इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा साहब, चलिए पहली चीज़ हो गई। अगर हम दूसरी बात करें कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, दूसरा क्या डिफरेंस है, बस एक मिनट रुकिएगा, हम देख लें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं देखने से हो सकती है प्रॉब्लम, और हम कितनी बार इस चीज़ को झेल चुके हैं तो अब नहीं देखने वाले। चलिए, मतलब बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा वो कम क्रियाशील होगा। क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। काहे सर कम क्रियाशील क्यों होगा, कम क्रियाशील इसलिए होगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी, और जब बॉन्ड नहीं टूटेगा, आप जानते हो कोई चीज़ अगर बनती है तो पहले वो टूटती है, पहले आप उस चीज़ को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद तब वो चीज़ नए तरीके से बनती है। यानी आबंधों के टूटने से और नए आबंध के बनने से पुरानी बॉन्डिंग टूटेगी और नई बॉन्डिंग होगी, तब कुछ नया होगा, तब कुछ नया पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कम क्रियाशील इसलिए होंगे क्योंकि सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जल्दी टूटते नहीं, इसीलिए कम क्रियाशील होते हैं। वहीं अगर आप इनकी बात करिए तो ये कैसे होंगे साहब, ये अधिक क्रियाशील होंगे। क्यों, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। इनका क्या है, इनके साथ में अगर कोई आ गया, थोड़ा सा पावर इसकी बढ़ा दिया तो बॉन्ड को एक खींच लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को। इधर आ गया अगर कोई जुड़ गया ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट तो वो इसको खींच लेगा। ठीक है, अच्छा साहब, एक बात ये है। चलिए, अब तीसरी क्या क्वालिटी होगी, तीसरी ये होगी कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो प्रतिस्थापन, जिसको आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, जिसमें जैसे आप कहते हैं CH4, ये कि एक संतृप्त यौगिक है आपका मीथेन, वहाँ क्या होगा, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो हाइड्रोजन को हटा देता है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। ऐसे यौगिकों में देखेंगे आप कि विस्थापन की अभिक्रिया होगी, विस्थापन होगा, कार्बन के साथ जो रहेगा उसका विस्थापन होगा, उसके जगह पे कोई और आ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हो या विस्थापन अभिक्रिया कहते हो, जो कि आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। खैर, अगर इसकी बात करें साहब तो ये क्या होगा, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगी। क्यों नहीं देगा, एडिशन रिएक्शन देगी, यानी योगात्मक अभिक्रिया देगा। अब आपसे पूछे योगात्मक अभिक्रिया क्यों देगा सर, तो योगात्मक अभिक्रिया इसलिए देगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको अपनी संयोजकता कंप्लीट करनी है कि नहीं करनी है। अरे भाई, कंप्लीट करनी है कि नहीं करनी है, तो इसको अपनी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई तत्व को जोड़ना पड़ेगा। जो भी जुड़ना चाहे इससे जुड़ सकता है बॉन्ड टूटने के बाद, यानी जुड़ेगा, यहाँ हटेगा तो हटेगा तो प्रतिस्थापन, जुड़ेगा तो योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो जो भी आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें कैसी अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। बात समझ में आती है। चलिए, ये तो 3 क्वालिटी हो गई। अब हम नेक्स्ट इसके क्वालिटी की बात करें, चौथा अंतर क्या होगा, तो एक अंतर आपको बता दें,
कि जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उनको आप 1% क्षारीय KMnO4, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हो, 1% KMnO4 विलयन में अगर आप डालते हो, है ना, 1% KMnO4। अच्छा, KMnO4 विलयन का रंग कैसा होता है? तो कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा पानी भी पी लिया इसी बहाने। ये बॉटल का कलर आप देख रहे हो पर्पल कलर का है ना, बैगनी कलर का। तो जो आपका क्षारीय KMnO4 होता है उसका कलर भी बैगनी कलर का होता है। क्षारीय का मतलब क्षार में उसको आप घोल के विलयन बनाओगे, ठीक है। तो यहां पर 1% अगर क्षारीय KMnO4 है, ठीक है, जिसका कलर आपको बताया किसकी तरह होगा, ये इसकी तरह, पर्पल बॉटल की तरह, तो उसमें अगर आप संतृप्त विलयन डालते हो तो यहां पर नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब साहब कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, यानी इसका कलर कैसा होता है, बैगनी, और यहाँ पर कलर नहीं उड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप 1% क्षारीय KMnO4 जो कि बैगनी कलर का होगा, अगर उसमें आप क्या करते हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलाते हो, तो मिलाने के बाद क्या होगा, इसका रंग है ना, रंग उड़ा देगा, रंग उड़ा देगा। तो इस तरह से एक टेस्ट हो जा रहा ना आपका कि कौन आपका संतृप्त है, कौन असंतृप्त है। तो यहाँ टेस्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ को हिंदी में कहते हैं परीक्षण। चूंकि इसको बेयर ने सबसे पहले किया था, बेयर नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बेयर परीक्षण कहते हैं। कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी। तो इसलिए बेयर परीक्षण क्या होता है, जिसमें क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो कि बैगनी कलर का होता है, उसमें अगर आप असंतृप्त विलयन मिलाते हो तो उसका कलर उड़ जाता है, जिसको आप जिस टेस्ट को क्या कहते हो, बेयर एक्सपेरिमेंट या बेयर टेस्ट कहते हो। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या और डिफरेंस होते हैं संतृप्त और असंतृप्त में, तो ब्रोमीन जो कि ब्राउन कलर की होती है, ब्रोमीन जो कि ब्राउन कलर की होती है। कमाल की बात यह भी कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन जो कि किस कलर की होती है, भूरे कलर की होती है ना, भूरे रंग की होती है। तो ब्रोमीन में अगर इसको मिलाएंगे तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर ब्रोमीन में आप संतृप्त विलयन मिलाओगे, संतृप्त यौगिक को मिलाओगे, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। जो कि भूरे कलर का है, भूरे कलर का ही बना रहेगा। लेकिन अब इनका काम क्या है, इनका काम तो उड़ाना ही है सबको। ये क्या करेंगे, ब्रोमीन का रंग उड़ा देते हैं, है ना, ब्रोमीन का रंग उड़ा देंगे या देगा, ठीक है भाई। यहाँ तो रंग उड़ जाएगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप CH4 कहते हो, C2H6 कहते हो, C2H6 कहते हो, C3H8 कहते हो। तो जो फार्मूला है उसी के आधार पर एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ये इजी हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका कैसे होगा, C2H2 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। जो आपका फार्मूला हमने बताया था CnH2n और CnH2n-2, इस पर बेस्ड आप 1 1 2 3 4 5 जितना रखते जाओगे फार्मूला आता जाएगा। और इसका फार्मूला क्या, CnH2n+2। तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने एग्जाम्पल लिख लेना है, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने क्या कर लिया, आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। एक तो कार्बन की प्रकृति देखा, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का। कार्बन की प्रकृति के साथ आपने देखा कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत देखा। जैव शक्ति सिद्धांत देखने के बाद आपने देखा कि किस तरह से हम लोग यूरिया का निर्माण कर रहे हैं, यूरिया की खासियत क्या है। इसके अलावा आपने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखा, साथ ही साथ इसमें अंतर जाना। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे कि किस तरह से आप किसी कार्बनिक यौगिक को लिखते हो या उसकी संरचना बनाते हो। साथ ही साथ जानेंगे कार्बनिक यौगिकों की और कुछ और खास बातें, खास हेडिंग के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स भी बनाइए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।